चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट होगी 11th क्लास में से, 2-3 की। एक वर्बल सा थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी कोई ऐसा खास यूज तो नहीं होगा खैर उनका सबका, है ना। तो सेट क्या होता है? तो सेट सबको पता है हमें क्या होता है। इट्स ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी, है ना। इसका डेफिनेशन कुछ इस टाइप का होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद आता है रिलेशन। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है? एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। के बाद इसमें आता है रिलेशन ऑन ए। तो चैप्टर 1 में आपके पास यही वाला रिलेशन मिलेगा, ऑन ए, सिंगल सेट में डील कराएगा आपको। तो इसमें भी डेफिनेशन सेम है, एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब इसमें ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ऊपर वाली डेफिनेशन में ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो हमारे सिलेबस में जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें सब में ए क्रॉस ए की सिचुएशन होगी। एनी सबसेट, सबसेट का नाम आर, ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन ऑन ए। इसको ऑन ए बोला जाता है, ठीक है। तो ये 12th क्लास का मटेरियल नहीं है, ये 11th स्टैंडर्ड में इतना हमें बता दिया जाता है। हमारे पास 12th का जो मैटर शुरू होता है वही होता है टाइप ऑफ रिलेशन या रिलेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए पहले से? सपोज ए इज ए सेट एंड इट इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। और आर दिखता कैसा है? अगर मैं इसको बिल्डर फॉर्म में देखने की कोशिश करूं तो ऐसा दिखेगा। इसके अंदर कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, उस कोऑर्डिनेट्स में ए और बी दोनों ए में बिलोंग करते होंगे एंड ए कॉमा बी आर रिलेटेड बाय सम रिलेशन। वो रिलेशन हर क्वेश्चन का अलग होगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे रिलेशन है। अगर हम यहाँ इलिस्ट्रेशन में बात करें तो यहाँ क्या लिखा हो सकता है? ए प्लस बी इज 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 5। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स के रिलेशन में बात करें तो ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। हाइट ऑफ ए इज बिगर देन बी, हाइट ऑफ ए इज 5 सेंटीमीटर बिगर देन बी। इस टाइप का कुछ भी रिलेशन हो सकता है, वो तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ आपको लिख के देगा यहाँ पे। एंड से पहले पहले तो ये सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब हम टाइप ऑफ रिलेशन में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। क्या होता है? इफ फॉर ईच a belonging to a we have a comma a belonging to r, then we say r is reflexive। इसको अगर ज्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बात करें तो क्या कहेंगे?
A comma A belonging to R for all A belonging to A. No. If this, then R is reflexive. Okay. तो लिख लेना, लिखा हुआ देख लेना, पढ़ लेना एक अलग सिचुएशन है, बट इसको दिमाग में छाप लेना वो एक अलग सिचुएशन है। जब तक ये दिमाग में बिल्कुल नहीं छप जाएगा ना, मतलब एकदम एक एक शब्द रट नहीं जाएगा, तब तक जब आप क्वेश्चन करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बट कोशिश करें कि जितना जल्दी आदत पड़ जाए वो अच्छा है, अदरवाइज क्वेश्चन छूटते जाएंगे तो लास्ट में कोई बेनिफिट नहीं होगा। टाइम देंगे इसमें थोड़ा सा, एक दो क्लास में थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आएगा समझ में। देखो इसमें क्या लिखा है, इफ फॉर ईच ए बिलोंग टू ए। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ए सेट में क्या क्या नंबर से बताया जाएगा और आर में क्या क्या है ये भी बताया जाएगा, है ना। आर इस तरीके से पूरा लिख के दिया जाएगा आपको, यहाँ पे क्या मीनिंग है वो लिख के दिया जाएगा। वो डिफरेंस है कि रोस्टर फॉर्म या बिल्डर फॉर्म कैसा भी हो सकता है, दैट इज डिफरेंट। तो आपको क्या देखना है, फॉर ईच ए बिलोंग टू ए वी हैव ए बिलोंग टू आर। मतलब ए में, कैपिटल ए में जितने भी नंबर्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप ए टाइप के पॉइंट्स बनाते हो तो वो आर में होने चाहिए। अगर मैं इसी चीज को एग्जांपल से समझाऊं तो क्या कहूंगा कि सपोज ए के अंदर, अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या हुई, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3। तो आर के अंदर, मतलब इस आर के अंदर क्या क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। अगर एक भी चीज मिसिंग है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ध्यान रखना। नॉट रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, उसको भी याद करेंगे ताकि आसानी से समझ आ जाए कि नॉट रिफ्लेक्सिव होता क्या है। इफ वी हैव at least one element small a belong to A such that A comma A doesn't belong to R, then R is not reflexive. Okay, R is not reflexive. क्या कहना चाह रहा हूं मैं इसमें, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी 1 1 1 2 3 का, तो कैपिटल ए में मान लीजिए 3 एलिमेंट है 1 2 3 और आर में 1 1 है, आर के अंदर 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। या फिर 1 1 है और 3 3 है, 2 2 नहीं है, तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्योंकि क्या लिखा है हमने, इफ वी हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट, अगर कैपिटल ए में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी करस्पॉन्डिंग ए आर में नहीं है, तो हम बोलेंगे कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको एग्जाम्पल से भी देखते हैं हम। मान लीजिए ए के अंदर ये नंबर लिखे हैं 2 3 4 और रिलेशन का नाम R1 रख देता हूँ, 2 3 2 2 3 3 3 4 4 4। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी सेट में। ए सेट सेम है, आर बदल रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि दोनों में अलग अलग डिस्कशन कर सके। सॉरी 4, तो हो गया 2 3 2। तो इसमें देखिए आप, तो ए में है 2 3 4, R1 ये है 2 3 2 2 एंड सो ऑन। तो हम सोचें कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को और सोचिएगा, बाद में फिर आंसर देखिएगा ताकि आप डिसाइड कर पाए क्या है। तो इसमें आपका सेकंड रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन R
is said to be symmetric if for each a comma b belonging to R we have b comma a belonging to R and here for a and b belonging to a। ठीक है, ये तो ऑब्वियस बात है, ए के बाहर तो जाएंगे नहीं। इसी को अगर हम थोड़ा शॉर्ट में लिखें तो R is symmetric if a comma b belong to R implies b comma a belong to R for all a comma b belong to a। इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग है कि जितने भी एलिमेंट मतलब ये पेयर आर में है उस पेयर को अगर मैं चेंज कर दूं, मान लीजिए ये लिखा है 2,3, तो इफ 2,3 बिलोंग टू आर देन 3,2 ऑल्सो बिलोंग टू आर। मतलब जितने भी आर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट आर में बिलोंग कर रहे हैं उसका रिवर्स कर दे, उसको चेंज कर दे तो वो चीज आर में बिलोंग करेगी। जैसे 2, 3 है तो 3, 2 भी बिलोंग करना चाहिए। मैं एग्जांपल से समझाता हूं इसको। पहले नॉट सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखता हूं आपके लिए। नॉट सिमेट्रिक, if we have at least one point a comma b belonging to R such that b comma a not belong to R, then R is not symmetric। ओके, मतलब आपके पूरे आर में जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें आपने एक पॉइंट ढूंढ लिया ए बी बिलोंग टू आर, लेकिन जब उसको रिवर्स किया बी ए बनाया तो वो आर में नहीं है सपोज, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं नॉट सिमेट्रिक। एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए है 1 2 3 ले लिया हमने, हमने R1 एक सेट बनाया है 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3, ठीक है 1 3। इसी तरीके से R2 बनाया एक 1 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 1 एंड 3। मैं अपनी चॉइस से लिख रहा हूँ, इसमें कोई टेक्निक नहीं है ना, कभी सोचे कि इसमें कुछ पर्टिकुलर टेक्निक से लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी? A relation R is said to be symmetric if for each AB belong to R we have BA belong to R। और नॉट सिमेट्रिक की एक AB मिल जाए जो R में है लेकिन BA R में ना हो। ठीक है, अगर इसको मैं एक लेमन लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बोलूं बिल्कुल, तो कैसे रहेगा कि R सेट के अंदर आप ये देखिए कितने एलिमेंट है, पहले 1 2 3 4 5 6, पहले वाले में 6 है, तो सबकी पोजीशन अगर मैं चेंज कर दूं, ए बी को बी ए बना दूं, 6 के 6 की पोजीशन चेंज कर दूं, तो पोजीशन चेंज करने के बाद जो नए पॉइंट बनेंगे वो सारे पॉइंट इसी आर में होने चाहिए। अगर हैं तो मैं बोलूंगा सिमेट्रिक है, और अगर एक भी सिचुएशन ऐसी मिली जिसमें नहीं है तो हम बोलेंगे वो सिमेट्रिक नहीं। उसका प्रॉपर एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वो करेंगे, बट अभी हम फिलहाल समझ रहे हैं। ये 1 1 है, इसको मैं चेंज करूंगा तो 1 1 ही रहेगा, तो 1 1 है क्वेश्चन में। ये है 1 2, इसमें अगर पॉइंट को आगे पीछे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। ये क्या 2 1 पूरे आर में है? हाँ है, ये रहा। ओके, तो इसका रिवर्स करने तो है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 2, तो क्या 1 2 है इसमें? यस, ये रहा, दिख रहा है मुझे। 2 2 को चेंज करेंगे तो 2 2 ही रहेगा, वो ये खुद है। 3 3 भी सेम है ऐसी,
ये 1 3 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 3 1। तो क्या 3 1 है आर में? देखो नहीं है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास आर के अंदर एक पॉइंट है 1,3, जिसको हम इंटरचेंज करते हैं ए बी की पोजीशन को, तो 3,1 बनेगा जो कि नहीं है आर में। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हमारे पास एक ए बी है ऐसा आर में जिसको बी ए बना दें तो आर में नहीं है। ये क्या है 1 3, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1। 3 1 आर में नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। एग्जाम में लिखेंगे तो फॉर्मल लैंग्वेज लिखेंगे, जैसे ये लिखिए सिंस 1,3 बिलोंग टू आर एंड 3,1 डजंट बिलोंग टू आर, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ओके। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछता हूं, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद देखिएगा कि रिफ्लेक्सिव है नहीं, पहले अपना आंसर दीजिएगा फिर आगे आंसर सुनिए मेरा। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या देखना होता है, जितने भी ए में पॉइंट्स है अगर उससे ए कॉमा ए टाइप का आंसर बनाए तो होना चाहिए। तो ए में 3 है, तो आर में क्या होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। क्या तीनों है। तो R1 रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। R2 की बात करते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव तो 1 1 ये रहा, देखो 2 2 नहीं है, 3 3 भी नहीं है, लेकिन हमें तो एक ही चाहिए होता है फिलहाल। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस 2,2 डजंट बिलोंग टू R2, देयरफॉर R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव। तो R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में बात करते हैं, सिमेट्रिक में हम क्या कहते हैं, जितने भी नंबर्स हैं उसको इंटरचेंज करके है या नहीं। तो पहले वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद डिसाइड करिए सिमेट्रिक है या नहीं, फिर आंसर देखिए। तो 1 1 है, तो 1 1 को इंटरचेंज करेंगे 1 1 सेम है। ये है 1 2, 1 2 को बदलेंगे तो क्या आएगा 2 1। तो पूरे में देखो 2 1 है कि नहीं, देखो ध्यान से आंख खोल के, तो देखो ये रहा 2 1 है। ओके, तो ये पॉइंट तो ठीक है। इसके बाद आते हैं 1 3 पर। तो 1 3 को उल्टा करो, क्या 3 1 है ये रहा, ये है 2 3, इसको रिवर्स करो 3 2 हो जाएगा। तो क्या 3 2 है ये रहा। अब इसकी बारी आ गई, इसको उल्टा करो 2 3, ये रहा, इसको उल्टा करो 1 2, ये रहा। लास्ट वाले को करो चेंज, 1 3 आएगा, वो ये रहा। तो आपने देखा कि इसमें 7 पॉइंट्स लिखे हैं और सभी को हम रिवर्स करके देख रहे हैं, तो सारे के सारे अवेलेबल हैं आर में। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। ओके, इसी टाइप के आप दूसरे एग्जांपल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी अभी आगे हम एक्सरसाइज में करेंगे। इसमें जो लास्ट रिलेशन होता है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन आर इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ फॉर ईच पेयर, पेयर मतलब इसमें यहाँ 2 पॉइंट लेने होते हैं आर में से, ए बी बी सी बिलोंग टू आर। If for each pair AB, BC belong to R, we have AC belong to R, then R is transitive. Okay. इसमें एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा सा चेक करने में ये टिपिकल प्रॉपर्टी पड़ती है, तीनों में से 3 ही प्रॉपर्टी है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि इसमें 2 पॉइंट्स का रोल होता है। तो 2 पॉइंट्स इसमें कैसे बनाने होते हैं, तो पहले पेयर बनाने पड़ेंगे आपको। तो आर में आप देखेंगे कि कितने पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ R2 लिखा है, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट्स है। तो 7 में से मैं अगर 2 पेयर सिलेक्ट करूं, और परमुटेशन लगेगा ऑब्वियसली, आगे पीछे भी ले सकते हैं, तो 7 into 6, रिपीटेशन भी अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं करता इसमें हम, तो 7 into 6 42 केसेस बन सकते हैं हमारे पास, 42 पॉइंट्स बनेंगे। लेकिन हमें 42 नहीं बनाने, हमें सिर्फ उन 42 में से वो पिक करने हैं जिनमें मिडिल नंबर सेम हो। देखो बी बी लिखा है ना दोनों में, मैं नंबर से समझाता हूं, 2 3, तो ये वाला 3 से शुरू होना चाहिए, यहां कुछ भी लिखा हो,
अगर मैंने लिया है 1 4 तो नेक्स्ट वाला 4 से शुरू होना चाहिए, मतलब मिडिल नंबर बी बी सेम होने चाहिए। हमें वो पेयर बनाने हैं पहले, तो ट्रांजिटिव में पहले हमें सारे पेयर बनाने हैं इस टाइप के। फिर उस पेयर में देखना है कि ए और सी क्या बनेगा, जितने पेयर बने हैं उनका। अगर वो सारे पेयर का ए कॉमा सी मतलब पहला नंबर और आखिरी नंबर उसका कोऑर्डिनेट आर में है तो बोल देंगे कि ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। नॉट ट्रांजिटिव की डेफिनेशन में, नॉट ट्रांजिटिव में इफ वी हैव एट लीस्ट वन पेयर a comma b comma c belong to R such that a comma c doesn't belong to R, then R is not transitive। देखो जितनी भी मैंने नॉट की डेफिनेशन लिखवाई है तो वो जरूरी नहीं है लिखवानी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ती है। देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, जबकि डेफिनेशन ऊपर वाले में ही ये बात खुद छुपी हुई है, इसमें कुछ लिखने का अलग नहीं है। इसमें लिखा है कि हमेशा बिलोंग करेगा तो ट्रांजिटिव, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक बार भी मिस हो गया तो नॉन ट्रांजिटिव, वो चीज मैंने नीचे लिखी है। ठीक है। ट्रांजिटिव में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पेयर a कॉमा b कॉमा c बिलोंग टू R। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा पेयर बनता ही नहीं है जिसमें मिडिल टर्म ये सेम मिल, तो उस सिचुएशन में क्या लिखते हैं हम, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पेयर दिस देन आर इज ट्रांजिटिव। तो मैथमेटिकली ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव कहा जाता है। ओके, तो इस पॉइंट को आप याद रखें, कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा ऐसा। अब इसी में अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो देखो एग्जांपल कैसा होगा। सपोज ए तो वही है 1 2 3, दो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 1 1 1 2। अब जैसे कि मैंने रैंडमली दो रिलेशन लिख लिए आपके लिए R1 और R2, तो फर्स्ट में R1 में चेक करते हैं, तो मुझे चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो मैंने क्या बोला, फर्स्ट यू हैव टू पिक ऑल पेयर्स ऑफ द टाइप ए बी बी सी, मतलब जिसमें मिडिल टर्म सेम हो। तो ध्यान से सुनो क्या करते हैं इसमें। मान लो मैंने ये नंबर लिया पहले 1 1, तो मेरा बी कौन है, 1 है। हाँ, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया 1 1, तो इसमें बी की वैल्यू क्या है, 1 है। तो जो मैं नेक्स्ट पेयर चूज करूंगा वो 1 से शुरू होना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे कौन कौन से पेयर 1 से शुरू होते हैं। तो एक ही है ये 1 तो क्या हुआ, ए बी बी सी, ये वाला 1 1 1 2। तो इसमें ए सी क्या बनेगा, 1 2, तो ए सी 1 2 है, तो इस आर में देखो 1 2 है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई पहले वाले पेयर के लिए। और पेयर बनाते हैं, 1 1 से और कोई तो पेयर बन नहीं रहा था। अब पहला पॉइंट ही लेते हैं 1 2, तो 2 से शुरू होने वाले देखो क्या क्या है, बहुत सारे हैं। तो क्या क्या पेयर बनेंगे, ध्यान से सुनो, 1 2 2 3, क्या बना 1 2 2 3, तो इसका एसी क्या बना 1 3, तो देखो 1 3 नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव आ गया। पॉइंट नंबर 6 जैसी भाषा आ जाएगी कि भाई 1 2 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। और भी पेयर बनते हैं 1 2 2 2 1 2 2 1, सबको चेक करना पड़ता है जब तक बिलोंग करता जाता है। सारे बिलोंग कर जाते हैं तो बोल देते ट्रांजिटिव है। ओके, इसी में रिवीजन करते हैं, क्या R1 रिफ्लेक्सिव है, सोचो अपने मन में। 1 2 3 ए में है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या बताया था मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए कि अगर इसमें ये 3 नंबर है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। 3 3 नहीं है, ये R1 रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में सबको उल्टा करके देखना है, 1 1 को रिवर्स करोगे 1 1 ही आएगा, 1 2 को रिवर्स करोगे 2 1 आएगा, ये रहा। 2 3 को रिवर्स करोगे तो 3 2 आएगा।
देखो 3 2 नहीं है R1 में, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? 3 3 नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? 2 3 है, 3 2 नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? 1 2 2 3 है, बट AC जो 1 3 बन रहा है वो नहीं है R2 में। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? देखो 1 1 नहीं है इसमें पहले ही, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? देखो ये 1 2 है, चेंज करो पोजीशन नंबर बदलो, 1 और 2 की 2 1 हो जाएगा, 2 1 देखो नहीं है। तो सिंस 1 2 बिलोंग टू R बट 2 1 डजंट बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में पहले आपको पेयर बनाने पड़ेंगे, तो मैं यहां से शुरू करता हूं 1 2 से। तो B की वैल्यू 2 हो गई, तो अब 2 से शुरू होने वाले पेयर कौन से हैं? 1 2, फिर ये 2 3 ले सकते हैं और 2 2 ले सकते हैं। तो दो केस बने मेरे पास, 1 2 2 3 एक, और 1 2 2 2। ओके, तो इनका AC बनाते हैं। देखो 1 2 2 3, तो AC क्या बना? 1 3, तो 1 3 है मेरे पास। और इसमें बनाओ 1 2 2 2 में, तो AC बनेगा 1 2, तो 1 2 अवेलेबल है। यस, ये रहा। आई एम रिपीटिंग, अगर मैं फर्स्ट और ये सेकंड लास्ट वाला पॉइंट लेता हूं, तो AB की वैल्यू 1 2 हुई और BC की वैल्यू 2 2 हुई, तो 1 2 2 2, तो AC क्या होगा? 1 2, तो AC की वैल्यू 1 2 है, वो है यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट से जितने भी पेयर बन रहे हैं वो सब है। दूसरा 2 3, अगर मैं 2 3 लेता हूं तो 3 से शुरू होने वाले कौन सा है? एक ये है और एक लास्ट वाला है, तो 2 3 3 2, तो AC क्या बनेगा? 2 2, तो 2 2 है, देखो ये रहा। और अगर इसका और लास्ट का बनाऊं तो 2 3 3 3, 2 3 3 3, तो क्या बनेगा? 2 3, तो 2 3 बनेगा, तो 2 3 ऑलरेडी है। इस पे आ जाते हैं 3 2, तो मुझे 2 से शुरू होने वाले चाहिए अब। तो 2 से शुरू होने वाले कहाँ है? एक तो ये है और एक ये है, तो 3 2 2 3, आई एम रिपीटिंग 3 2 2 3, तो क्या बना? AC 3 3 बना, तो 3 3 देखो लास्ट में है। सिमिलरली 3 2 और 2 2 के साथ चेक करोगे तो भी है। 1 3 से चेक करो, 1 3, तो 1 3 के साथ क्या बनेगा? अब 3 से शुरू होने वाला चाहिए, एक ये चाहिए, तो 1 3 3 2, तो क्या बना? 1 2 अवेलेबल। 1 3 3 3, तो 1 3 बनेगा, वो भी अवेलेबल है ये रहा। सिमिलरली और कोई बन नहीं रहा इसमें। तो जितने भी इसमें AB BC के पेयर बन रहे हैं उनकी करस्पॉन्डिंग जो AC आ रहा है वो R में है, तो ये वाला रिलेशन आपका क्या है? ये ट्रांजिटिव है। ओके, तो जो 7th पॉइंट है, कई बार ये बच्चों को, आप जैसे आपको कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे बहुत को हो जाती है, तो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ कि इफ देन, अगर आपके पास कभी ऐसा लिखा है इफ कंडीशन दिस देन कंडीशन दिस, कि मतलब ये सेटिस्फाई करेंगे तो आपकी कंडीशन वैलिड हो जाएगी। सपोज हमारे पास ऐसी सिचुएशन है और उसमें इफ वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मैथमेटिकली ऐसा कहा जाता है कि ये ट्रू है, मतलब जिस चीज को हम चेक कर रहे थे वो सही है। जैसे उसका मैं एक इलिस्ट्रेशन समझाता हूँ आपको। ए सबसेट बी, अगर कभी भी दो सेट हैं और हम कहते हैं ए सबसेट बी प्रूफ करो, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? इफ एक्स बिलोंग टू ए देन एक्स बिलोंग टू बी, so this is the condition for showing subset। अब 11th के बच्चे को ये कह दिया जाता है कि 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो शायद वो नहीं समझ पाता इस बात को, लेकिन जब टीचर 2 4 बार बोलता है तो मजबूर हो जाता है वो एज्यूम करने पर, हाँ ऐसा होता है, जबकि इसको इसका प्रूफ कहीं आप उसको नहीं सिखाया जाता। तो अगर मैं कहता हूँ इसको प्रूफ करना है आपको, तो सिचुएशन क्या होगी? आपको ये शो करना है इफ एक्स बिलोंग टू 5 देन एक्स बिलोंग टू ए। अगर आपने ये शो कर लिया तो ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट में देखें तो ये सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज 5 इज एम्प्टी सेट। तो सबसेट के लिए आपको करना ये है, बट इन दिस केस इफ पार्ट डजंट एग्जिस्ट, कुछ एलिमेंट है ही नहीं इफ में, तो इसका मतलब है कि ये जो सिचुएशन है वो ट्रू सिचुएशन है। इसको आप ऐसा भी, इसका मतलब यही होता है जो 6th पॉइंट में लिखा था ना यहाँ, यही
कि जो नॉट वाली सिचुएशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। देखो इसमें अब दो केसेस है, आपके पास या तो 5 सबसेट होगा जैसे यहां लिखा है एक कंडीशन, और या फिर नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं ये जब इफ नहीं होता, इफ वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो सेटिस्फाई करती है। अगर आप इसको आर्ग्यू करना चाहते हैं तो देखो इसका ये सिंपल रीजन है कि अगर आपने कहा कि नॉट सबसेट है, अगर आपने कहा नॉट सबसेट है शायद, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, इसका मतलब ये हुआ कि 5 में कोई एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा, तभी नॉट सबसेट है। बट 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं होता, इसका मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई होएगी नहीं ये वाली, इसलिए ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 और 7 पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है, बस समझ का फर्क है थोड़ा सा, कि भाई अगर कोई पेयर मिला जिसका एसी नहीं बिलोंग करेगा तो नॉट ट्रांजिटिव, और अगर कोई पेयर ही नहीं मिला तो नॉट ट्रांजिटिव की कंडीशन ही फुलफिल नहीं होगी, इसलिए वो ट्रांजिटिव कहलाता है। ओके, तो ये इसका रीजन है। तो नेक्स्ट हमारा रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, आर जो है उसमें कोई पॉइंट ही नहीं होता, वो खाली होता है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, जो ए क्रॉस ए बनेगा उसके सारे पॉइंट्स उसमें लिख दे, कोई भी ना छोड़े, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब मैंने थोड़ा स्पेस क्यों छोड़ा है, क्योंकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं ये दोनों वाले। तो वो पूछ सकता है कि एम्प्टी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होता है या नहीं होता, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, लाइक दैट। तो एम्प्टी रिलेशन कैसा होता है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव और नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। वर्बल आंसर है, सुनो ध्यान से। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता था, आपको ए ऑलरेडी दिया जाएगा, ऑब्वियस बात है वो। तो जितने भी पॉइंट ए में है उसके करस्पॉन्डिंग ए कॉमा ए आर में होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि ए नॉन एम्प्टी होता है, मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में लिखा था, तो ए में कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन आर में कुछ भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, आंसर इज नो। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक काफी इंटरेस्टिंग है इसके लिए। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर, यू हैव टू चेक। तो वही जो ट्रांजिटिव में हमने समझा था इफ देन वाला चक्कर, तो आर में ए बी है ही नहीं, तो आप ऐसा बोल ही नहीं सकते इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप इसको नॉन सिमेट्रिक की डेफिनेशन से कंपेयर करेंगे। नॉन सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी, कि ए बी बिलोंग कर जाए और बी ए बिलोंग ना करे। तो इसमें कोई एग्जांपल ऐसा मिलेगा ही नहीं कि ए बी बिलोंग कर रहा है बी ए बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, अगेन यस, क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या कहता है, इफ ए बी कॉमा बी सी बिलोंग टू आर देन ए सी बिलोंग टू आर चेक करना है, तो इसमें ए बी बी सी कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ट्रांजिटिव हो गया, जैसे 7th पॉइंट लिखा था ट्रांजिटिव का। तो जब भी इफ देन की सिचुएशन आती है, अगर आपके पास इफ नहीं है तो वही हमेशा यस होता है आंसर, कोई भी क्वेश्चन हो। यूनिवर्सल रिलेशन में आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो जो एम्प्टी रिलेशन है उसमें अच्छा, सिमेट्रिक में क्या कहेंगे आप, ये भाई यूनिवर्सल रिलेशन है, इसमें कोई एलिमेंट ऐसा होगा ही नहीं जो बाहर होगा, सभी इसके अंदर होंगे, जब आर पूरा ही लिख दिया तो इसलिए इसमें कोई भी कंडीशन फेल नहीं होगी, इट सेटिस्फाई ऑल 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है, द लास्ट वन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। तो जो 3 प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में लिखी थी,
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो ये आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन है। तो कई बार वो सिंगल भी पूछ लेता है कि शो दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको ये तीनों चेक करनी होगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और इस डेफिनेशन को आप कई कई बार पढ़ेंगे, लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करेंगे तो क्वेश्चंस करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो ये मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ये बाय डिफॉल्ट होता ही है बट वो बुक में नहीं लिखा है ना। तो मैं इसको पहले आपके लिए रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक्स वाई बोथ बिलोंगिंग टू ए, और ए आपको दिख रहा है 1 से 14 तक के नंबर्स है। तो इफ आई टेक x इक्वल टू 1, तो अगर मैं x की जगह यहाँ 1 ले लूँ तो y की वैल्यू 3 निकल के आएगी। इफ आई टेक x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6, 3 से 9 एंड 4 से 12, और अगर 5 ले लेंगे तो 15 हो जाएगा, तो बाहर चला जाएगा बिकॉज एक्स वाई बोथ बिलोंग टू ए। ए में मैक्सिमम वैल्यू 14 तक है, तो आर आपका ऐसा आ गया। अब हमें चेक करना है वन बाय वन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, तो देखो आंसर में कई तरह की चेंजेस देखने को मिलते हैं। शुरू शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फर्स्ट क्वेश्चन अगर सही से समझ लेंगे, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर ढंग से समझेंगे तो एक तो आपके पास है भाई रोस्टर फॉर्म, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दो टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है ना, दिख रहा है? जैसे बिल्डर फॉर्म है इससे भी कर सकते हैं हम, मैं फिलहाल अभी रोस्टर फॉर्म दिख रहा हूँ। अब इसमें भी दो वैरायटी है। अगर कोई आंसर यस है, यस का मतलब है वो रिफ्लेक्सिव है, फॉर एग्जांपल मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूँ, तो अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो उसमें जो लैंग्वेज यूज होगी वो थोड़ी अलग स्टाइल की होगी, और अगर नो है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो उसमें लैंग्वेज अलग यूज होगी। ठीक है। और रोस्टर फॉर्म का जो क्वेश्चन होता है, जो सोल्यूशन का स्टेप होता है, वो बहुत छोटा सा ही होता है, सिंगल लाइन आंसर होता है, एमसीक्यू टाइप होता है। बिल्डर फॉर्म में भी दोनों ही हो सकते हैं, यस और नो। ठीक है, इसमें यस लिखने का थोड़ा सोल्यूशन का स्टाइल अलग होता है, वो मैं बताऊंगा क्या होता है। तो जो एक क्वेश्चन का होगा हमेशा वैसा ही होता है, और नो के लिए तो लगभग सेम ही तरीका होता है, आपको एग्जाम्पल ही फाइंड करना होगा दोनों केस में। इफ यू आर सेइंग समथिंग इज नो, नो मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, या सिमेट्रिक नहीं है, या ट्रांजिटिव नहीं है, एनीथिंग, देन यू हैव टू सर्च एन एग्जाम्पल। विदाउट एग्जाम्पल नहीं चलेगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसी जनरल चीज हो जो यूनिवर्सली है कि वो हो ही नहीं सकती, तब तो एक अलग बात है, अदरवाइज यू हैव टू गिव एन न्यूमेरिकल एग्जांपल अगर नंबर्स की सिचुएशन है तो। ठीक है, तो धीरे धीरे देखते हैं हम, सिचुएशन को धीरे धीरे समझेंगे, फर्स्ट पार्ट में क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, 9 पार्ट्स दे रखे हैं, बहुत होते हैं समझने के लिए। तो फर्स्ट में देखेंगे हम रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन को फोकस करते हुए। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन अगर मैं रिकॉल कराऊं आपके लिए, तो उसमें क्या कंडीशन होती है कि ए में जितने भी नंबर्स हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग पेयर आर में होना चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 सब सब होने चाहिए। तो यहाँ पर ए नो के लिए एक एग्जांपल देना काफी है, सफिशिएंट है। सिंस 1 बिलोंग टू ए एंड 1 1 डजंट बिलोंगिंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये आ गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में भी इस तरीके से देखो, सिंगल लाइन सिमेट्रिक क्या समझाया था हमने लास्ट टाइम एग्जांपल के थ्रू, कि जितने भी आर में है, सिमेट्रिक का मेन फोकस आर से शुरू हो जाता है, कि जितने भी एलिमेंट्स आर में है, तो उसको अगर हम चेंज कर दें, जैसे 1 3 है, इसको 3 1 कर दें, इसको 6 2, इसको 9 3, इसको 12 4, तो सारे के सारे आर में होने चाहिए। लेकिन अगर हम एक भी ऐसा ढूंढ पाते हैं, सिर्फ एक, कि वो आर में है लेकिन उसको रिवर्स कर दें तो आर में ना हो, तो हम कह देंगे कि वो ट्रांजिट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में मैंने 1 3 ले लिया। बिल्कुल फॉर्मेटिंग से करें, टाइटल डाल के, दूर से दिखना चाहिए कि बच्चे ने किया है क्वेश्चन। ट्रांजिटिव लिख दें या ट्रांजिटिविटी लिख दें?
अब देखो ट्रांजिटिव में भी सिंस 1,3 बिलोंग कर रहा है और 3,9 मुझे पेयर मिल गया एक कि वो बिलोंग कर रहा है, बट जो 19 का जो पॉइंट है वो आर में नहीं है। ओके, so therefore R is not transitive। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। सर अगर यस होगा तो उसमें सारे क्लैरिफिकेशन आ जाएगा धीरे धीरे। तो इसमें हमने एक सिचुएशन कवर कर ली कि अगर एग्जाम्पल से नो कहना है किसी चीज को तो कैसे कहेंगे, रिफ्लेक्सिव में क्या लाइन लिखेंगे, सिमेट्रिक में क्या लाइन लिखेंगे, ट्रांजिटिव में। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ बात कर रहा था तो ये नो वाले सिचुएशन आपको रोस्टर फॉर्म वाली की सारी वैरायटी मिल गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट लेते हैं हम इसी का। ये हमारे पास ए सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, और रिलेशन दे रखा है ये। तो इसको भी कवर कर लेते हैं। x की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है, तो x की वैल्यू 1 2 3, बस यही होगा। x की वैल्यू 1 लिख देंगे तो 6 7 8 आ जाएगा। तो अब ज्यादा समझाने वाली कोई स्पेशलिटी नहीं लगती मुझे, सेम वैसा ही ऊपर वाला है ना। सिंस 1 बिलोंग टू ए लिख दो या n लिख दो, एक ही बात है। एंड 1 1 इज नॉट प्रेजेंट इन R, therefore R is not reflexive। ठीक है, इसी तरीके से आप सिमेट्रिक ट्रांजिटिव लिख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल बिल्कुल सेम है। तो इसमें रिफ्लेक्सिव का मैंने बता दिया था, सिमेट्रिक बिल्कुल सेम है, ट्रांजिटिव इज लिटिल डिफरेंट। आप देखो, अगर मैं ए बी को 1 6 ले लूं तो 6 से शुरू होने वाला कोई नंबर नहीं है, तो ए बी बी सी नहीं बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं ए बी ये ले लूं 2 7, तो 7 से कोई शुरू नहीं होगा। सिमिलरली तो हम कह सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पेयर ऑफ दिस टाइप। तो इसका मतलब है हमने क्या लिखा है यहाँ पे पूरा मिला के, ये नॉट ट्रांजिटिव की डेफिनेशन लिखी कि नॉन ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी बी सी बिलोंग करे और ए सी बिलोंग ना करे, और हम कह रहे हैं कि इस टाइप की सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है ऊपर, ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करेगी इस क्वेश्चन में। और ये सिचुएशन किसकी है, नॉन ट्रांजिटिव की। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, तो मैं पहले इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देता हूं, या बिल्डर फॉर्म में ही करके दिखाता हूं आपको, बिल्डर में ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। बिल्डर का एक एग्जांपल भी मिल जाएगा इस बहाने। रिफ्लेक्सिव, अगर बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है मतलब नंबर्स नहीं है, लैंग्वेज लिखी है, तो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं, प्लीज इस बात को सुनो ध्यान से और बार बार रिपीट करके सुनना इस सेंटेंस को चाहो तो। इफ योर रिलेशन इन बिल्डर फॉर्म, कुछ फॉर्मूला लिखा है, लैंग्वेज लिखी है, कुछ भी लिखा है, नंबर्स नहीं लिखे बस, तो हाउ टू चेक रिफ्लेक्सिव। ये जो एक्स और वाई लिखे है ना, अभी तो फिलहाल कॉर्नर पे लिखे हैं, कहीं भी हो सकते हैं आगे पीछे बीच में, दोनों को एक्स एक्स कर देना है। जैसे कि x इज डिविजिबल बाई x, ठीक है, मन में सोचना है पहले, लिखना नहीं है। फिर इसको सोचना है कि जो मैंने लिखा यहाँ पे और अभी बोला कि x इज डिविजिबल बाई x, ये स्टेटमेंट जनरली ट्रू है या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि ये सही है तो इसका मतलब है कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, बस उसकी एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो देखो अभी ट्रू है अभी फॉल्स है, तो आपको फॉल्स वाला एग्जांपल ढूंढ के पकड़ लेना है और यहाँ पे समझा देना है, तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और एग्जांपल बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में लिखा है रोस्टर वाले में, क्योंकि एग्जांपल तो रोस्टर में ही लिखा जाता है हमेशा। ओके, तो अभी फिलहाल मैं इस फॉर्म में चल रहा हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कैसी होगी आप देखें जरा। आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं x इज डिविजिबल बाई x इज ए ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि x आपका क्या है, a में है। तो दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो खुद से डिवाइड नहीं होता, बाकी सब होते हैं।
और खुद से ना डिवाइड होने वाला नंबर है 0। ओके, तो 0 मेरे पास नहीं है। तो पहली लाइन फिक्स रहेगी भाई, लेट x बिलोंग टू a। फिर क्या रहेगा, सिंस x इज डिविजिबल बाय x, देयरफॉर x comma x belong to R, it means R is reflexive रिलेशन भी लिख दो चलो, ठीक है। इसी तरीके से सिमेट्रिक में चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक, क्योंकि बिल्डर फॉर्म में आंसर लिखने से पहले आपको थोड़ा जज तो करना ही पड़ेगा कि हाँ लिखूं कि ना, इसमें कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। तो सिमेट्रिक में कैसे चेक करते हैं, यस और नो के बारे में। एक बार यही सेंटेंस रहने दो और एक बार इसको पलटो, मतलब पलटो मतलब x को यहां कर दो, y को यहां कर दो। मेरा कहने का मतलब है x और y को इंटरचेंज कर दो। तो y इज डिविजिबल बाई x, और दूसरा सेंटेंस x इज डिविजिबल बाई y। तो आपको सोचना है क्या ये दोनों सेंटेंस हमेशा ट्रू होंगे? अगर y x से डिविजिबल है तो x y से डिविजिबल होगा। तो थोड़ा सोचोगे, 2-3 बार बोलोगे, इस सेंटेंस को पढ़ोगे, दिमाग से एनालाइज करोगे, तो आपको एहसास होगा कि नहीं ये बात गलत है, ठीक है। तो अब इसको आप फिर इसको आंसर में समझाओगे कैसे, सिंस 2 is divisible by 1, therefore 1, 2 belong करेगा R में, and 1 is not divisible by 2, therefore 2, 1 doesn't belong to R। Please see here, x पहले वाला नंबर है, y पीछे वाला है, और इसने बोला क्या, y डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर किसी को लैंग्वेज से इशू है तो ये लिखा है किताब में कि डिवाइड करेंगे तो y अंदर। ओके, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि 1 2 R में है लेकिन 2 1 R में नहीं है। तो कैलकुलेशन कहती है कि R इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के बारे में सोचते हैं। अब ट्रांजिटिव में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ये हमेशा से ही हम जानते हैं। तो फिलहाल बिल्डर फॉर्म की जो शुरुआत है, फिक्स तरीका, वो मैं बताता हूँ आपको क्या है। तो लेट x कॉमा y, y कॉमा z बिलोंग टू R, हमेशा फिक्स लाइन यही रहेगी ट्रांजिटिव की। इसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको, ये डेफिनेशन हर क्वेश्चन में दी जाएगी कि x कॉमा वाई बिलोंग टू R का क्या मतलब है। यही मतलब है जो यहाँ लिखा है, x कॉमा वाई R में होने का क्या मतलब है, y इज डिविजिबल बाय x एंड इस वाले का देखो, यहाँ पे ध्यान से समझो, जो y लिखता है वो बैक साइड वाला नंबर लिखता है। तो यहाँ पे बैक साइड में क्या लिखा है, z इज डिविजिबल बाय y, करेक्ट। ये दोनों सेंटेंस हमें मिल गए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये कि x कॉमा जेड आर में है कि नहीं है, या चेक करना है या प्रूफ करना है, जो भी मान ले। अगर ये हमने प्रूफ किया कि भाई बिलोंग कर रहा है, तो हम कह देंगे कि आर ट्रांजिटिव है। और हमें लगता है कि नहीं है तो हम इस 2 लाइनों को काट देंगे और ऐसा कुछ सोचेंगे कि नॉन ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल बना पाए, ठीक है। तो अभी हम यस की तरफ अप्रोच करते हैं। स्टार्टिंग प्रॉब्लम है तो मैं आपको हिंट भी देता हूँ कि ये ट्रांजिटिव है। अच्छा जी, x कॉमा जेड का मीनिंग क्या है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से x कॉमा जेड का मीनिंग है z इज डिविजिबल बाय x, ये आ जाना चाहिए। अब ये डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो जब हम डिवीजन सीखते हैं किसी भी क्लास में, 7th में 8th में 5th में जहाँ पे भी, तो ये लिखा है ना y इज डिविजिबल बाय x, तो y यहाँ लिखते हैं, x यहाँ लिखते हैं, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ये सिचुएशन, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और जो यहाँ पे नंबर बचता है वो भी एक स्पेशल नंबर होता है। तो देखने में तो ये ऐसे केवल लग रहा है, बट डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर डेसिमल में हो गया तो फिर डिविजिबल नहीं कहते उसे। ऐसे तो फिर यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो 0 ला सकते हैं अगर यहाँ 2.5 बनाते तो।
तो इसलिए ये नॉन डेसिमल नंबर होता है। अच्छा, अब डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से y को कैसे लिख सकते हैं अगर डिविजिबल है तो? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, और z को कैसे लिखेंगे? सेम स्टोरी। यहाँ पे ये जरूर लिखेंगे कि वेयर k1 कॉमा k2 बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। ओके, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि डेसिमल में हो गया तो डिविजिबल का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। अब नीचे वाली लाइन देखो, मुझे चाहिए z इज डिविजिबल बाई x, मतलब y का कोई रोल नहीं है, आई हैव टू एलिमिनेट y। तो कैसे करेंगे? तो z की वैल्यू मेरे पास है yk2, तो यहाँ y की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू ये रही xk1, तो मुझे क्या मिल गया? z इक्वल टू x k1 k2 प्लस 0 कह सकता हूँ मैं चाहूँ तो, है ना? तो कैसा दिखने लगा? डिविजिबल का कंडीशन दिखने लगा। और k1 k2 क्या है? इट बिलोंगिंग टू z, z मतलब इंटीजर्स। लिख देता हूँ, कभी कोई कंफ्यूज हो जाए। तो कैसा दिख रहा है कि रिमाइंडर 0 आएगा जब z को x से डिवाइड करेंगे, और ये क्वोशिएंट बचेगा। तो आई कैन से z इज डिविजिबल बाई x, xz बिलोंग टू r, r इज ट्रांजिटिव। तो बिल्डर फॉर्म में कभी भी अगर आपको ट्रांजिटिव शो करना है तो शुरू की फर्स्ट लाइन और लास्ट की 2 लाइन फिक्स होती हैं, ये किसी भी क्वेश्चन में नहीं लेंगी, लास्ट की 2 और फर्स्ट। अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट लाइन की हेल्प से ये 1 और 2 लाइन यहां तक आप लिख सकते हो, क्योंकि रिलेशन दिया होगा तो एक्स वाई का क्या मीनिंग है वो बता रखा होगा, वाई जेड का भी वही होगा। एक्स जेड का आपको प्रूफ करना है तो उसको भी आप बना सकते हो। तो आपका जो मेन मोटा मोटा काम रह जाता है वो सिर्फ इतना सा रह जाता है कि वो बीच में एडजस्टमेंट कैसे करें 2 लाइन का। हर क्वेश्चन में इतना ही रह जाएगा, किसी में भी ज्यादा नहीं होगा। तो बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से हम करते हैं, और अगर रोस्टर फॉर्म है तो फिर साफ दिख ही रहा होता है कि क्या नंबर है क्या नहीं। ओके, तो फोर्थ पार्ट में जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, थर्ड पार्ट में बिल्कुल उसी टाइप के से सोचेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो समझाने के लिए, सिखाने के पर्पज से मैं हिंट दे देता हूं कि ये रिलेशन तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। तो इस क्वेश्चन से आप ये सीख जाओगे कि अब बिल्डर फॉर्म में अगर तीनों आंसर यस हैं तो उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है, लिखने का जो स्टाइल होता है, कमांड्स होती हैं, वो क्या क्या लिखते हैं। एक एक जगह बीच में कैलकुलेशन आएगी, वो रिलेशन के हिसाब से हर क्वेश्चन की भाई चेंज हो सकती है। तो रिफ्लेक्सिव बिल्कुल वैसे ही जैसे थर्ड पार्ट में लिखा था, लेट एक्स बिलोंग टू ए। अब मैंने बताया था कि भाई चेक करना है आपको, दोनों जगह सेम लिखना है, एक्स माइनस एक्स। आई एम रिपीटिंग, रिफ्लेक्सिव में आपको चेक करना है कि भाई एक्स कॉमा एक्स आर में होगा कि नहीं होगा। तो एक्स कॉमा एक्स चेक करने का मतलब है कि भाई दोनों नंबर एक्स होने चाहिए। तो यहाँ आपको देखना है एक्स माइनस एक्स इंटीजर होता है कि नहीं होता, और आप आंसर दे रहे हैं तो कारण दें आप कि भाई क्योंकि एक्स माइनस एक्स 0 है और वो एक इंटीजर है, देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स आर में होगा, और इसीलिए आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक अगर यस है तो कैसे लिखते हैं, नो है तो उसका एग्जाम्पल ढूंढना ही है। थर्ड पार्ट में हमने देखा एग्जाम्पल ढूंढना ऑब्वियसली डिफिकल्ट काम होता है, और ये यस है तो एक सीधी सीधी फॉर्मेटिंग होती है। ये हमेशा पहली लाइन एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसके बाद जस्ट सेकंड लाइन आप क्वेश्चन देखेंगे तो उससे इसका मतलब बनाएंगे, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। जो भी लिखा होगा वो लिख देंगे, आप अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन रटा हुआ है तो एक अलग बात है। अब क्या करना है, इसके बाद हम समझ नहीं सकते इस बात को बिल्कुल भी कि भाई आखिर करना क्या है नेक्स्ट लाइन में। तो अगर सपोज हम अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हम इसको ट्रांजिटिव सिमेट्रिक दिखाना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि भाई वाई कॉमा एक्स बिलोंग करे आर में, तभी हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक है।
आप भी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं जिस क्वेश्चन में फंस जाए, आपको लगेगा कि इससे आसान कोई मेथड है ही नहीं। डायरेक्ट तो वही बच्चा इसको कर सकता है, या कोई भी टीचर भी कर सकता है इवन, जिसको रटा हुआ हो। अगर रटा हुआ नहीं है तो वो इसी स्टाइल से चलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स पैटर्न, कि आपको प्रूफ ये करना है। तो आप सोचेंगे भाई इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, और इसके लिए करना पड़ेगा कि y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये हमें गिवन दिया है, ये प्रूफ करना है, तो हमें सोचना है यहां से यहां आए कैसे। तो पहले हम इसी को इस तरीके से लिखते हैं, सेम माइनस कॉमन लेना है जस्ट। तो सेम लाइन लिख रहा हूं इसलिए मैंने और का यूज किया है, करेक्ट। अब ये माइनस हटाएं कैसे, तो अब हम यहां रीजन लिखते हैं, सिंस, सॉरी, इफ वी मल्टीप्लाई an integer by -1, then result या resulting number also an integer। ओके, तो therefore लगाओ implies की जगह therefore। तो ऊपर ये लिखा हुआ है और ये पूरा नंबर इंटीजर है, तो जो ये बीच में रीजनिंग लिखी है इससे हम कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इस इक्वेशन, इस नंबर को, जो भी नंबर है, -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो आंसर निकलेगा वो भी इंटीजर होगा। और आप जानते भी इंटीजर्स में प्लस माइनस के सारे होते हैं, तो ऐसा होता ही है। तो अगर मैं इसको माइनस से इंटू कर दूं तो बाहर वाला माइनस खत्म हो जाएगा और ये y माइनस एक्स आएगा। और ये माइनस के साथ इंटीजर था, और हम कह रहे हैं कि भाई एक इंटीजर को माइनस से इंटू कर दो तो न्यू नंबर ऑल्सो एन इंटीजर, तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, तो y x बिलोंग करेगा और ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से हम ट्रांजिटिविटी भी चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिविटी की जो फॉर्मेटिंग है वो 2 पॉइंट्स के साथ होती है, x कॉमा वाई, y कॉमा जेड बिलोंग टू आर। आप चाहें तो यहाँ पे ए बी बी सी भी लिख सकते हैं, रिलेशन में क्या लिख के दिया इस बात से कोई लेना देनी नहीं है। आपको ए बी पसंद नहीं है, पी क्यू क्यू आर लिख सकते हैं, सिंबल है, कुछ भी लिख लें। अब x माइनस वाई बिलोंग टू आर, तो इसकी स्टेटमेंट लिखें, एंड y माइनस जेड लिखें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो कंफ्यूज हूं। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में मैं सोचूंगा अपने मन में कि भाई मुझे प्रूफ क्या करना है। तो मुझे प्रूफ करना है x कॉमा जेड आर में है, तो मैं साबित कर पाऊंगा कि r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अच्छा, x कॉमा जेड बिलोंग टू आर के लिए मुझे क्या करना होगा, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। अब इसको इंटीजर, तो आपको पता चल गया भाई मेरे पास ये दो एक्सप्रेशन है, ये प्रूफ करना है। अगर आप समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या लिखा है, तो अभी तक मेरे को क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी मैं इतना लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में से देख के लिखा मैंने। बस मुझे तरीका पता होना चाहिए कि क्या क्या करना होता है ट्रांजिटिव में। अब मेरा काम शुरू होता है कि भाई मेरे पास ब्रेन है, मुझे क्वेश्चन आता है नहीं आता, मैं यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचूं। तो क्वेश्चन वही है कि वाई एलिमिनेट करना है। तो हम उसका रीजन लिखेंगे, सिंस एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, therefore x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड इज एन इंटीजर। हमने क्या किया कि जो ऊपर दो इंटीजर हैं उनको प्लस कर दिया, ठीक है। प्लस तो कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम है हमें प्रॉपर्टी साथ में चाहिए थी कि प्लस करके जो आएगा वो इंटीजर आएगा। अब इस वाली लाइन को दोबारा लिख रहे हैं लेकिन y कट जाएगा इसमें से, तो x माइनस जेड इज एन इंटीजर, ठीक है, दैट इज
अब ये लाइन रिपीट हो गई, कोई बात नहीं, तो ऐसा थोड़ा स्पेसिंग की एडजस्टमेंट आपको कई बार करनी पड़ेगी इसमें। तो बाकी नीचे आप देखो फॉर्मेटिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव। इस तरीके से अगर बिल्डर फॉर्म में आपको डील करना है तो आप कर सकते हैं। देखो फिर भी आप देखेंगे तो आपको यही 3 लाइन लिखनी थी बस, ठीक है, बाकी सब पहले से लिखा लिखाया था, आपको इन 2 का यूज करके किसी तरीके से यहाँ पहुंचाना था बस, ठीक है। ये तो मुझे पता था कि ये लिखना ही है, बस यही लिखनी थी एक लाइन। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट के 5th का ए पार्ट है ये। ए इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड आर इज ए रिलेशन कि 2 मेंबर्स कब रिलेटेड एज्यूम किए जाएंगे, व्हेन एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो कैसे करेंगे, जैसा कि लास्ट एग्जांपल्स में भी डिस्कस किया कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रोसेस है, लेट एक्स बिलोंग टू ए। अब इसमें सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे x और x लिख दूंगा, रिफ्लेक्सिव में दोनों को x x लिख दूंगा, तो जो ये सेंटेंस है वेदर दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट, तो एक बार पढ़ के देखेंगे पता चल जाएगा, इतना मुश्किल कुछ नहीं होता। x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, तो क्योंकि दोनों ही लोग सेम हो गए, तो सेम इंसान है तो सेम जगह काम करेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो उसको रीजनिंग पैटर्न में लिखेंगे, सिंस x एंड x work at same place, therefore x comma x belonging to R and R is reflexive. Metric let x comma y belonging to R, और हमें चेक क्या करना है कि y comma x बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस लाइन का मीनिंग लिखेंगे कि x comma y बिलोंग टू R, x and y work at same place। तो इसी लाइन को हम अगर चेंज करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं y एंड x, क्योंकि एंड का जो कनेक्टर होता है उसमें किसी भी चीज को पहले लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। y एंड x वर्क एट सेम प्लेस, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, y कॉमा x बिलोंगिंग टू r, इट मींस r इज सिमेट्रिक। इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का भी जो फिक्स पैटर्न है स्टेप वाइज वही यूज करेंगे। ट्रांजिटिव लिख दीजिए या ट्रांजिटिविटी लिख दीजिए, लेट x comma y comma z belong to R, so this implies x and y work at same place, at the same place लिख दीजिए x and, और जो y z है इसका लिखेंगे तो y and z ठीक है। अब अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को कन्वर्ट करें एक सिंगल में, x z में, y हमें चाहिए नहीं होता, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। अब इसमें हम ये लिख सकते हैं x एंड z वर्क एट सेम प्लेस, बहुत सिंपल सी बात है। कुछ स्टूडेंट को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो क्या एज्यूम करते हैं कि भाई अगर कोई इंसान 2 जगह नौकरी कर रहा होगा तो क्या होगा, लाइक दैट। तो इस टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप इसको एनालाइज करेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे कि सही लिखा है, सेम जगह ही करेंगे। इसके लिए मैं एक इलस्ट्रेशन समझा देता हूँ। मान लो एक्स 2 जगह जॉब करता है, ऐसा इंसान है, लेकिन आपने बोला क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो जिन 2 कंपनियों में ये जॉब करता है ये भी उन्हीं 2 ही कंपनी में जॉब करता है। फिर आपने लिखा है वाई और जेड भी सेम जगह काम करते हैं, तो वाई जहां जहां 2 कंपनियों में काम करता है जेड भी उसी में करता है, तो एक्चुअली इसका मतलब ये तीनों सेम ही कंपनी में काम करते हैं, है ना। तो इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो our relation is transitive, so R is transitive relation।
तो इसने यही तीनों चेक करने के लिए बोला था। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन बोलता तो एक लाइन और लिख देते, बिकॉज इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसी क्वेश्चन में बी पार्ट जो है वो भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। जैसे लिखा है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ऊपर वाले में क्या था, वर्क एट सेम प्लेस, तो बस आप सेम लोकेलिटी लिखते जाएंगे। अगर मैं इसी क्वेश्चन में समझा दूं इसको, तो एक्स एंड एक्स वर्क एट द इन द सॉरी लिव इन द सेम लोकेलिटी। ऑब्वियसली सेम आदमी है तो सेम जगह रहता होगा। इसमें एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो एक्स वाई लिखा है तो उसको वाई एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली ट्रांजिटिव में जब एक्स और वाई सेम जगह रहते हैं, सेम लोकेलिटी में रहते हैं, वाई और जेड भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, इसका मतलब तीनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो हम उसको भी कह सकते हैं ट्रांजिटिव है। ठीक है, सी वाला पार्ट देखेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा वर्बली ही बताऊंगा। सब एक जैसे हैं। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो ये रिलेशन है कि कोई x कॉमा वाई कब रिलेट करेगा, जब x मतलब जो पहले लिखा हुआ पॉइंट है उस वो जिस इंसान का नाम है वो y से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर हाइट में ज्यादा लंबा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज x कैन नॉट बी, इसमें इस टाइप की रीजनिंग आएगी, सिंस नो वन इज taller by him oblique herself, therefore relation is not reflexive। क्योंकि इसमें तो अगर दोनों जगह x लिखेंगे तो कैसा बनेगा सेंटेंस, x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than x। तो कोई भी इंसान अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, नामुमकिन। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक अगर हम लेट करते हैं जैसे इसकी तरीके से कि x कॉमा वाई बिलोंग टू आर, तो हम क्या बोलेंगे, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखेंगे, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर शॉर्टर देन x, तो y कॉमा x बिलोंग नहीं करेगा, तो r इज नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमिलरली ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर हाइट में ज्यादा होगा, y z से 7 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, तो जब x और z में कंपैरिजन करेंगे तो 14 सेंटीमीटर का कंपैरिजन आ जाएगा। तो 14 सेंटीमीटर का कंपैरिजन आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो बिलोंग नहीं कर रहा, x कॉमा जेड डजंट बिलोंग टू r, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसी में एक और पॉइंट है कि अगर एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर की सपोज कंडीशन नहीं होती, बस ये लिखा होता है x इज टॉलर देन y, x इज टॉलर देन y, तो उसमें ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सिमेट्रिक नहीं होता, लेकिन ट्रांजिटिव हो जाता। क्यों, क्योंकि अगर x y से हाइट में ज्यादा है, y इज टॉलर देन z, तो जब x और z को कंपेयर करेंगे तो टॉलर तो हो जाएगा नो डाउट। ओके, तो इस तरीके से है ये क्वेश्चन। इसमें डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट क्या है, x इज वाइफ ऑफ y। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव के बारे में सोचें कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज x इज वाइफ ऑफ x, ये इम्पॉसिबल सेंटेंस है ना, कोई भी खुद की वाइफ कैसे हो सकता है। So no one is wife of herself, therefore relation is not reflexive। Symmetric के बारे में बात करें तो if we assume that कि x is wife of y, then obviously y cannot be wife of x, so y comma x doesn't belong to R। ट्रांजिटिव में बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, एंड दिस रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। शुरू शुरू में ऐसी अगर हम बिना सोचे बोले तो ऐसी फीलिंग आएगी, अच्छा ये तो इम्पॉसिबल सा है, नहीं नहीं ट्रांजिटिव नहीं होगा, बट रियलिटी इज नॉट दैट। क्योंकि यहाँ पर आप नॉन ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि x कॉमा वाई बिलोंग करे, y कॉमा जेड बिलोंग करे और x कॉमा जेड बिलोंग ना करे। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इस टाइप का पेयर आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखो x कॉमा वाई और y कॉमा जेड, तो x इज वाइफ ऑफ y अगर आप ये कहते हैं तो ऑब्वियसली y हस्बैंड है, मेल है, तो फिर आप ये कभी नहीं कह पाएंगे कि y इज वाइफ ऑफ z।
ओके, तो आप ये कौन सी टाइप की सिचुएशन अराइज हो रही है जिसमें हम कहते हैं कि एक्स वाई वाई जेड टाइप का पेयर नहीं मिल रहा। ओके, तो हम पहले कुछ पार्ट, किसी पार्ट में हम ये सेंटेंस लिख चुके हैं कि कैसे लिखते हैं कि सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पेयर ऑफ द टाइप एक्स वाई वाई जेड बिलोंग टू आर सच दैट एक्स जेड डजंट बिलोंग टू आर, तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ ई पार्ट। तो ई पार्ट में क्या कहता है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो क्लियर है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसकी रीजनिंग क्या लिखेंगे, सिंस नो वन इज फादर ऑफ हिमसेल्फ देयरफॉर एक्स देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर इंप्लाइज एक्स इज फादर ऑफ वाई। जब हमने बोल दिया एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते वाई इज फादर ऑफ एक्स, तो वाई सन और डॉटर ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, वाई कॉमा एक्स डजंट बिलोंगिंग टू आर, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अगर हम लेट करें एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर, तो इसमें क्या बनेगा, एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड। इट मीन्स एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ जेड। आप एनालाइज करें, ग्रैंडफादर ही बनेगा, तो एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ जेड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स कॉमा जेड डजंट बिलोंगिंग टू आर। ओके, ये एफ वाला पार्ट मैंने अपनी चॉइस से लिखा है, ये बुक में नहीं है। सोचो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी का क्वेश्चन हो सकता है अलग अलग इंसान के लिए, बट वैसे यूजुअली अगर इसको देखा जाए तो इसको यस का रीजन मिला हुआ है कि यस एवरीवन इज फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ हरसेल्फ। सिमेट्रिक, एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई का फ्रेंड है तो वाई एक्स का फ्रेंड होगा। ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा भाई। अगर एक्स वाई का फ्रेंड है, वाई जेड का फ्रेंड है, तो जरूरी नहीं है एक्स जेड का फ्रेंड हो। अगर ऐसा लिखा हो आर इज अ रिलेशन एक्स वाई, एक्स लव वाई या एक्स लाइक वाई, लाइक और लव एक ही बात होती है, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? जैसे कोई हर किसी का दोस्त होता है, हर किसी को पसंद, अपने आप को हर कोई पसंद करता है ना। चलो जी, उसके बाद सिमेट्रिक, लव वाले रिलेशन में यही फर्क है कि फ्रेंडशिप सिमेट्रिक होती है लेकिन लाइकिंग रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि फ्रेंडशिप की एक कंडीशन होती है कि दोस्ती तभी होती है जब दोनों पार्टी एग्री होती हैं, लेकिन किसी को पसंद करने में ऐसा जरूरी नहीं है, वो वन साइडेड भी होता है, हम बहुत सारी हिंदी फिल्में देखते हैं, है ना। ट्रांजिटिव होगा लास्ट वाला, ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में ये है कि ए इज अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड आर इज कॉट ऑफ द पॉइंट, आर जो है क्या है, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स ए बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये बार बार लिखता नहीं है, बट अंडरस्टूड है कि ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए, कैपिटल ए, रियल नंबर। तो अब ये देखो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। थोड़ा सा शुरुआत में स्टूडेंट इसको रिफ्लेक्सिव जज नहीं कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि वो 1 2 3 कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको फ्रैक्शन में डील करेंगे तो आइडिया लगेगा। तो 1/2 इज अ रियल नंबर विच इज इन ए, एंड अगर इसको 1/2 कर दें तो वो बिलोंग नहीं करेगा आर में। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप देख सकते हो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, तो 1/2 जो है 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता, ये 1/2 है, 1/4 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक, फिलहाल ये तीनों नहीं है, बुक में लिख के दिया है, तो सिमेट्रिक के लिए मुझे एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। ए ले नॉट रिफ्लेक्सिव होएगा ना, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी यस, या नॉट मिसिंग कर दिया मैंने। ए 1 2, तो आप यहाँ देखेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, बट बी इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके,
तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसमें हो गया कि ए बी मतलब 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2,1 doesn't belonging to R. So we can say R is not symmetric. ट्रांजिटिव इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, और जो ये बी स्क्वायर का एग्जांपल है, यहाँ पर बी क्यूब भी हो सकता है, बी पावर 4 भी हो सकता है। तो मैं एक छोटी सी रफ एस्टिमेशन एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वो नंबर ढूंढेंगे जो नॉन ट्रांजिटिव प्रूव करेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 3 नंबर चाहिए ए बी सी, है ना। हम क्या चाहते हैं, जिसमें ए बी बिलोंग करे, मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो, लेकिन a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर ना हो। नॉन ट्रांजिटिव के लिए ऐसा चाहते हैं। तो पहला टारगेट आपका यहां है कि आप a और c डिसाइड करेंगे। ओके, a और c डिसाइड करेंगे। तो सपोज a मैं ले लेता हूं 3 और b मैं ले लेता हूं 2। आप नंबर बदल बदल के देखें, आप एक एग्जाम्पल में अगर ये वाला रट लेंगे तो नया एग्जाम्पल कभी नहीं बना पाएंगे। आप मेरे 3 और 2 की जगह 1 5 5 6 10 5 ऐसे डिफरेंट लेके देखें तो थोड़ा सा सोच पाएंगे, है ना। तो पहले क्या सोचना है आपको कि ए जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तो मैंने जल्दबाजी में गलत ले लिया शायद। सी स्क्वायर 4 होगा, तो ए ग्रेटर देन सी स्क्वायर चाहता हूं मैं। तो ए ग्रेटर देन सी स्क्वायर में अब मैं कटिंग नहीं करना चाहता, मैं 13 लिख देता हूँ। चलो, तो a इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब b को सेट करना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। b बीच में ऐसा कुछ लिखना है कि ये कंडीशन फुलफिल हो। मैं रटा रटा एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं, अगर मेरा नहीं बना तो मैं कटिंग करके दूसरा कर दूंगा, बट हम सीख रहे हैं कि कैसे एग्जांपल बनाए इसका। तो सपोज मुझे चाहिए a लेस देन बी स्क्वायर, तो 13 है, तो 3 तो ले नहीं सकता मैं, 9 हो जाएगा, 4 ले सकता हूँ। तो आप देखो a लेस देन बी स्क्वायर है, यस है। क्या b लेस देन सी स्क्वायर है? देखो इक्वल टू भी लगाया यहाँ पर, तो मैं अलाउ कर दूंगा, है ना। 4 लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। और a लेस देन सी स्क्वायर वो नहीं है, तो मेरा एग्जांपल बन गया है। अगर नहीं बनता मैं किसी नंबर को चेंज करता, ऐसी कोई बात नहीं है ना। सो हियर a is less than b square, b is less than equal to c square, and a is not less than equal to c square. That is a b बिलोंग कर रहा है, b c बिलोंग कर रहा है, बट a c बिलोंग नहीं कर रहा है। So this implies R is not transitive. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो वर्बली डिस्कस कर रहे हैं हम। तो बताओ आप रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो हम बताएंगे सिंस 1 बिलोंग टू A एंड 1 नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। व्हाट अबाउट सिमेट्रिक? तो अब ये रोस्टर फॉर्म में है, तो थोड़ा सा लिखना मुश्किल पड़ेगा कि लिखें क्या, कि सिमेट्रिक क्यों है। तो इसमें जो बेटर है वो ये लिखेंगे कि whenever xy belong to R, yx also belonging to R. ओके, करेक्ट। तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। और ट्रांजिटिव के बारे में बताओ, क्योंकि 1 2 है 2 1 है, मतलब ए बी और बी सी बना लिया हमने। तो 1 2 है 2 1 है, लेकिन 1 1 नहीं है जो कि होना चाहिए। तो ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन में वैसे तो कई पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें ये गिवन दिया हुआ कि ये एक रिलेशन है एंड वी हैव टू शो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
इक्विवेलेंस रिलेशन मींस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऑल थ्री। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर जो लिखा है मॉड ए माइनस बी इज इवन, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो नंबर हैं तो वो रिलेटेड कब माने जाएंगे, ए कॉमा बी आर में कब होगा, जब ऐसे लिखा होगा कि जब ए और बी को माइनस करें और मॉड लें तो इवन आना चाहिए। याद रहे कि जीरो भी इवन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, लेट ए बिलोंगिंग टू ए अननोन नंबर। तो अब अगर मैं a माइनस ए निकालूंगा, रिफ्लेक्सिव में दोनों सेम रखते हैं तो वो जीरो आ रहा है, विच इज एन इवन नंबर। विच इज एन इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो इसका मतलब है a कॉमा ए का जो पेयर है वो R में होगा। इट मीन्स माई रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया आपके पास। सिमेट्रिक, लेट a कॉमा बी बिलोंगिंग टू R। अब R को देख के इसका रीजन लिखेंगे, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। R में होने का मीनिंग क्या है, मॉड a माइनस बी इज इवन। अच्छा, इसी स्टेटमेंट को आप माइनस कॉमन ले लो, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, इज इवन। अब मॉड के अंदर माइनस लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट बिकम्स b माइनस ए। और b माइनस ए होने का मतलब क्या हो गया कि b कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा। तो वी कैन से R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन, दैट a कॉमा b कॉमा c बिलोंगिंग टू R। अब इनका मीनिंग लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन में लिख के दिया है। a कॉमा बी मीन्स a माइनस बी मॉडुलस, एंड दोनों को साथ ही लिख देते हैं b माइनस सी बोथ आर इवन। अब यहाँ के बाद हम सोचेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें शो करना है कि a माइनस सी इवन होना चाहिए a कॉमा सी बिलोंग कराने के लिए। तो a माइनस सी लाने के लिए b काटना पड़ेगा, b नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दो, अगर हम ऐड कर देते और मॉड नहीं होता तो माइनस बी प्लस बी कट जाता। अब प्रॉब्लम ये है मॉड से कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है मॉड ए माइनस बी इवन है। तो सोचिए, अगर एक नंबर मॉड लेने के बाद इवन है तो मॉड लेने से पहले भी वो इवन ही रहा होगा। बट फर्क क्या हो सकता है, मैक्सिमम प्लस या माइनस का। जैसे अगर 4 है या -4 है, इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। ओके, तो हम इसको इस टाइप से ले लेते हैं। तो इवन नंबर इस टाइप का होता है 2 इंटू k1, और k1 क्या होगा, एक इंटीजर होगा। नेचुरल नंबर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मॉड हटा दिया है तो नेगेटिव भी हो सकता है। जस्ट ऐड कर दो इनको। ऑन एडिंग दीज इक्वेशंस वी हैव, b कट जाएगा, a माइनस सी इक्वल टू, इधर से 2 कॉमन ले लो, k1 प्लस k2। तो k1 और k2 इंटीजर्स थे, दो इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो इंटीजर आता है। तो एक्सप्रेशन कैसा दिखने लगा, a माइनस सी इज 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस सी जो है एक इवन इंटीजर है ना। तो जब मॉड के बिना इंटीजर इवन है तो मॉड के साथ भी इवन ही होगा। यहाँ पर इवन का मतलब इवन इंटीजर ही है, नेचुरल नंबर ना समझे, है ना। बस ये कि वो माइनस के नंबर प्लस हो जाएंगे, जीरो का केस अलग है। तो a माइनस सी इवन आ गया, इट मीन्स a कॉमा सी बिलोंगिंग टू R, एंड दिस इंप्लाइज R इज ट्रांजिटिव। और अगर ये ट्रांजिटिव हो गया, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसे ही रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम क्या लिखेंगे, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है।
तो 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें एक सेट दे रखा है, ये मैंने उसका नाम बी रख दिया, और वो कह रहा है शो करो कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी अदर एलिमेंट। और इस क्वेश्चन में जो रिलेटेड है उसका मीनिंग क्या बताया गया था हमें, मॉड ए माइनस बी इवन होना चाहिए। मतलब अगर दो नंबर हम लें और मॉड ए माइनस बी निकालें एंड इफ दैट वैल्यू इज इवन, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी रिलेटेड है। तो इसमें कैसे इस बात का रीजन दें कि वो रिलेटेड है। चलो, सिंस difference of two odd numbers is an even number। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर इस सेट में से हम कोई भी दो नंबर पिक कर लें और मॉड निकालें, a माइनस बी मॉड निकालें, तो इवन आएगा। क्यों? क्योंकि इस सेट में सारे नंबर ऑड है और दो ऑड नंबर को माइनस करके हमेशा इवन आता है। तो डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर इज एन इवन नंबर, देयरफॉर ईच एलिमेंट of B is related to every other, every element कह दो, other कहना जरूरी नहीं है, every element of B। ओके, तो ये इसमें आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें एक पार्ट और है, थर्ड पार्ट C, जिसमें दो एलिमेंट दे रखे हैं। इसमें भी यही बोला है कि इस सेट के सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं। सेम रीजनिंग जो ऊपर लिखी है, इसमें इवन है, सिंस डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर इज एन इवन नंबर, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ C is related to every element of C। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये। फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या लिखा है, देखो इसको पढ़ो पहले। तो फोर्थ पार्ट में लिखा है कि बी सेट और सी सेट के एलिमेंट आपस में रिलेटेड नहीं है। तो उसकी रीजनिंग क्या रहेगी, सिंस डिफरेंस ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर is always odd, therefore no element of B is related to any element of C। क्योंकि एक सेट में इवन नंबर है, एक में ऑड है, दोनों में से एक एक लेंगे तो डिफरेंस हमेशा ऑड आएगा। और हमारा जो रिलेशन था उसमें लिखा था कि a माइनस बी का मॉडुलस इवन होना चाहिए, तो इस केस में कभी नहीं आ पाएगा। दैट्स व्हाई नो एलिमेंट ऑफ B इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ C। ये जो 8th क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे मिलते जुलते सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर इवन लिखा है, इवन को हम और दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 या फिर डिविजिबल बाय 2। एक ही बात है ये सारी, इवन लिख लो, मल्टीपल ऑफ 2 लिख लो, डिविजिबल बाय 2 लिख लो। सपोज मल्टीपल ऑफ 2 की लैंग्वेज लिखी होती तो हम क्या क्या चेंज करते। तो जहां पे ये इवन लिख रहे हैं हम, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 2, मतलब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जीरो लिखा है रिफ्लेक्सिव में, तो जीरो भी मल्टीपल ऑफ 2 होता है, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 2 into 0। ट्रांजिटिव में तो ऐसे होगा ही होगा, बट अगर मल्टीपल ऑफ 2 की जगह मल्टीपल ऑफ 3 4 5 6 कुछ भी आ जाता, सपोज मल्टीपल ऑफ n आ जाता,
तो मल्टीपल ऑफ n आ जाता, तो यहाँ पर आपको E1 की जगह मल्टीपल ऑफ n लिखना पड़ता। इसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं, यहाँ पे थोड़ा चेंज होता। जैसे इसने 2k1 लिखा है, क्योंकि E1 की वजह से 2 लिया है, तो अगर मल्टीपल ऑफ 5 होता तो 5k लिखते, मल्टीपल ऑफ 7 होता तो 7 के लिखते, मल्टीपल ऑफ 10 होता तो 10 के लिखते। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। और 9th का फर्स्ट पार्ट भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें मल्टीपल ऑफ 4 लिख दिया, तो यहाँ पे E1 की जगह 4 लिख देंगे। ठीक है, एक और इसी में एक्स्ट्रा पार्ट में ऐड कर रहा हूँ इसके साथ साथ। सपोज अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, जैसा कि ये क्वेश्चन हुआ, तो आपसे ऐसा भी बोल सकता है, फाइंड एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2। मैंने 2 पार्ट ले लिए, 2 और 3। एग्जाम में एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, बट 2 क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है? एक तो इसको लिखने का तरीका ऐसे, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्लास ऑफ 2, और इसका सिंबल ऐसा। ठीक है, तीनों में से कोई भी सिंबल एग्जाम में आ सकता है, सिंबल का मतलब भी पता होना चाहिए, लैंग्वेज का मतलब भी। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि भाई आपको वो सारे नंबर छांटने हैं सेट ए में से जो आपके रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें से एक नंबर आपको 2 लेना है। और रिलेशन क्या था ये, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको ए में से वो नंबर पिक करने हैं जिसमें मॉड x माइनस 2 E1 है। आपका यहां लिखा गया था a माइनस बी, तो आप a की जगह 2 लिख दें या b की जगह 2 लिख दें, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो रिलेशन दे रखा है उसमें a या b में से एक को 2 लिख दें, जो भी एलिमेंट आपको यहां दे रखा है ये। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी x हैं, वो सारे x a में से छांट ले। इस क्वेश्चन में a में 1 2 3 4 5 था, तो देखो मैं 1 से शुरू करूंगा। अगर मैं 1 लिखूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो E1 नहीं आएगी, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मैं 2 लिखूंगा तो 0 आएगा जो कि E1 है, तो 2 ले लेंगे। x की वैल्यू 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, 4 करेगा, 5 सेटिस्फाई नहीं करेगा, बस 5 से ज्यादा आपके पास नहीं है। इसी चीज को और समझने के लिए अगर कोई दिक्कत लगी है इस पार्ट में, तो एक और मैंने इसलिए जानबूझ के 2 लिए थे। अब मैं कह रहा हूं सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 3, ये एग्जाम में लिख के देगा क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, x बिलोंग टू a, ये डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगी, बस यहाँ जो रिलेशन लिखा है वो हर क्वेश्चन का अलग अलग होता है, इसलिए वही आएगा, इज E1। जो भी लिखा है वहां पे आप बस वो लिख दें, a और b में से एक की जगह 3 लिख दें, तो a की जगह लिख दें, b की जगह कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ x की जगह 1 लिखो, 1 माइनस 3 E1 आएगा, तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 नहीं करेगा सेटिस्फाई, 3 लिखने से 0, 5 लिखने से 0। तो इस तरीके से ये इसको क्या कहा जाएगा, एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 3। तो जो ये 2 और 3 दिख रहा है, ये ए सेट में से ही नंबर देगा आपको। एक पार्ट पूछना है 1 नंबर दे देगा, 2 पार्ट पूछने हैं 2 नंबर दे देगा, 3 पार्ट पूछने हैं 3 नंबर दे देगा, कुछ भी दे सकता है ना, लेकिन देगा कैपिटल ए में से। तो ये भी 1 मार्क्स के लिए ये पार्ट काफी अच्छा होता है। कई बार आपको आर दे देगा, कह देगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और इस एलिमेंट की क्लास निकालो या इस एलिमेंट से रिलेटेड एलिमेंट का सेट बनाओ। ठीक है, तो इसको सीखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले इनको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, जैसे कि यहाँ लिखा है। तो जैसा कि मैंने 8th क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, मल्टीपल ऑफ 4 लिखा है, तो जहां जहां पर हमने वहां E1 लिखा था वहां सब जगह मल्टीपल ऑफ 4 लिखते जाएंगे। और जो 2k1 2k2 लिया था वहां पे 4k1 4k2। ठीक है, सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा आसान है, आप खुद लिखेंगे तो अपने आप समझदार हैं। अब ये कहता है देखो, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। ईच केस का मतलब दोनों क्वेश्चन में। तो आप पहले वाले में बताओ कि 1 से रिलेटेड क्या होगा, मतलब आपको ऐसा ही लिखना है रिलेशन, ए या बी किसी एक की जगह 1 लिख देना है। मान लो मैं बी की जगह लिख देता हूं, तो a माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, और आपको जो एलिमेंट्स लेने हैं वो इस सेट में से लेने हैं, 0 से लेकर 12 तक चलेगा। तो आप सोच सकते हो कौन कौन से नंबर आएंगे। अगर मैं b की जगह 1 लिख दूं तो सेटिस्फाई करने वाला a कौन कौन होगा, b की जगह 1 लिख देंगे तो इक्वेशन क्या बनी, a इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 1 है, तो a की जगह क्या क्या लिख के सेटिस्फाई होगा, सिर्फ 1 लिख के इक्वल आ सकता है, तो इसमें a इक्वल टू 1 आ जाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे, सेम ऐसे ही, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इक्वल टू x बिलोंग टू
ए मॉड, पहले पार्ट में मॉड x माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 4, फिर जो आपने नंबर बताए थे वो। दूसरे वाले पार्ट में x बिलोंग टू ए, x इक्वल टू 1, बस इतना ही है। तो x इक्वल टू 1 में तो फिक्स है, x इक्वल 1 है तो एक ही नंबर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम रिफ्लेक्सिव शो करना चाहें तो कैसे करेंगे? लेट p बिलोंग टू a, कैपिटल P बिलोंग टू a। कैपिटल P क्यों लिख रहे हैं? पॉइंट के नाम है, p क्यों में है, तो p बिलोंग टू a। तो आप इजीली कह सकते हो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो दोनों p लेंगे, क्योंकि जब आप दोनों बार OP निकाल रहे हो तो डिस्टेंस तो सेम आएगा ही। तो हम बोलेंगे p कॉमा p बिलोंग टू r, r इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में let pq belong to r, it means distance of p from origin is same as distance of q from origin। इसी सेंटेंस को इंटरचेंज करके लिख दो, पहले q की लाइन लिख दो फिर p की, तो qp belong to r, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी सेम स्टोरी। मैं इसका सेकंड पार्ट आपको लिख के दिखाता हूं कि सेकंड पार्ट में क्या करना है, ठीक है? ये वाला आप इसको पढ़ लीजिए इतने, फिर मैं लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो क्या पूछता है हमसे। वो कहता है शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू p नॉट इक्वल टू ऑरिजिन इज ए सर्कल पासिंग थ्रू p विद ऑरिजिन एज ए सेंटर। तो p नॉन जीरो पॉइंट दिया हुआ है, तो हमने ले लिया कि q एक पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू p। तो जो क्वेश्चन का हमारा रिलेशन दे रखा है उसके हिसाब से डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन, मतलब OQ इक्वल टू OP अगर सेंटेंस में स्टेटमेंट में लिखे तो मैथमेटिकल सिंबल में। OP को हमने r मान लिया, जैसे कि यहाँ लिख के दिखा दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। O ओरिजिन होता है, Q x, y का कोऑर्डिनेट है, ऊपर लिखा है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा जो कि एक सर्कल का इक्वेशन है, और एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है, और यहाँ एक्स वाई जो है वो क्या है? वो क्यू पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब क्या है? क्यू पॉइंट एक सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और हमें यही शो करना था कि अगर कोई भी पॉइंट पी से रिलेटेड होगा, जैसा कि फिलहाल हमने यहाँ क्यू लिया है, इट लाइज ऑन ए सर्कल, या एक वो सर्कल की इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेगा जिसका सेंटर 0 0 होगा। तो ये इसमें प्रूफ करना। तो 15th क्वेश्चन में हम मानते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी है इधर, और 4 4 भी है। तो चार ऑप्शन में जिसमें नॉट रिफ्लेक्सिव लिखा है वो हम काट देंगे ऑप्शन। तो जी नॉट रिफ्लेक्सिव सी में लिखा है सिर्फ, तो सी वाला ऑप्शन पहले काट देंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है, चेक करो। 1 2 का 2 1 है, लो पहले में ही, तो सिमेट्रिक नहीं है। तो जहां जहां सिमेट्रिक लिखा है वो वाले पार्ट हटा दो। ए में सिमेट्रिक लिखा है, नहीं होगा। बी में, सी में सिमेट्रिक लिखा है, नहीं होगा। डी में सिमेट्रिक लिखा है, नहीं होगा। तो पता चल जाता है कि आपका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? बी ऑप्शन सही आंसर होगा, है ना? जिसमें नॉट सिमेट्रिक है वही हो सकता है। तीसरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी फिलहाल। 6 तो 16 में सी पार्ट आंसर क्यों है? इसमें लिखा है कि कोई पॉइंट कब है इसमें, जब a इक्वल टू बी माइनस 2 इस टाइप का हो, और b की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब b में से 2 माइनस करें तो a आना चाहिए। तो a वाला पॉइंट भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। b में से 2 माइनस करेंगे तो a आएगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसमें b 4 है। हमें कंडीशन चाहिए b की वैल्यू 6 से बड़ी। तो अगर b ग्रेटर देन 6 देखें तो लास्ट के 3 ऑप्शन ही बैठते हैं। फिर उसमें कंडीशन है कि a b माइनस 2 के इक्वल होना चाहिए, तो वो c सेटिस्फाई कर रहा है सिर्फ, क्योंकि जो 6 है वो 8 माइनस 2 के इक्वल है। तो सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। तो यहाँ एक तरफ से एक्सरसाइज ओवर हो जाती है।